तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे बाकी उधर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो बनाई जाती है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई जाती है और बनाई किसके द्वारा जाती है? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाई जाती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और ये गठन किया जाता है, इसका गठन किया जाता है 1934 में, इसका गठन किया जाता है। तो इसके अन्य सदस्य भी होते हैं जिसमें होते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, गंगा शरण सिंह। ये सब क्या होते हैं? इसके मेंबर होते हैं। तो बिहार को सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनाई जाती है और इसकी जो पहली बैठक होती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, या हम कह सकते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहाँ बनाई जाती है? तो पटना में ना इसकी बैठक कहाँ पे होती है? तो पटना में 1934 में इसकी बैठक होती है। तो 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण इसके संयोजक होते हैं। तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। ठीक है। एंड देन आगे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक किसे बोला जाता है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी को जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने मिलकर बनाया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी को गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने मिलकर बनाया था। ठीक है। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। और इनको वो क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम राष्ट्रीय स्तर के नेता का पहचान मिला था। इनको मरने के बाद 1999 में भारत रत्न दिया गया। जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था। जयप्रकाश की रिहाई के लिए पटना के बांकीपुर मैदान में एक सभा आयोजित हुई थी जिसमें जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। बॉम्बे मैनिफेस्टो क्या था? तो बॉम्बे मैनिफेस्टो ये था जिसमें 21 उद्योगपतियों ने बॉम्बे में एक मैनिफेस्टो साइन किया था। मतलब सोशलिस्ट पार्टी जो सोशलिस्ट आदर्श थे उसके अगेंस्ट साइन किया गया था। तो अब पढ़ते हैं हम प्रांतीय चुनाव जब हुए थे। तो प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 आता है। तो मतलब सबसे पहले प्रांतीय चुनाव की जो बात की गई थी वो की गई थी जब रैमजे मैकडोनल्ड को 1932 का क्या होता है, जब भारत को कम्युनल अवार्ड दे दिया जाता है तब। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनता है। उसके बाद यहाँ पे ना प्रांतीय चुनाव की बात कही जाती है। तो प्रांतीय चुनाव होती है फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव का आयोजन किया जाता है। इससे पहले कांग्रेस के दो सेशन होते हैं। इससे पहले कांग्रेस का एक फरवरी 1936 में कांग्रेस का एक सेशन होता है, फैजपुर सेशन होता है जो कांग्रेस का पहला विलेज सेशन था। फैजपुर सेशन होता है जो कांग्रेस का पहला विलेज सेशन था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलते हैं अब 1937 में जो संपन्न हुई थी विधानसभा चुनाव, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को है ना पूर्ण बहुमत कहाँ नहीं मिला था? तो पंजाब में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और जो इलेक्शंस हुए थे ये वाले 1937 वाले प्रांतीय चुनाव हुए थे पहली बार, वो हुए थे फरवरी 1937 में हुए थे। बिहार प्रांत में कांग्रेस को 152 में से 98 सीट्स जीती थी। कांग्रेस ने बिहार में 152 में से 98 सीट जीती थी। कांग्रेस 3 जगह हारी थी, पंजाब, बंगाल और सिंध प्रांत जो था वहाँ पे कांग्रेस हारी थी। पंजाब, बंगाल और सिंध प्रांत में कांग्रेस हारी थी। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा। कांग्रेस द्वारा प्रांतों की संख्या कितनी थी? कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 5 जगह उसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। उसने अपनी सरकार 6 जगह बनाई थी। पश्चिमी प्रांत और असम में अलायंस की सरकार बनाई थी उसने। ठीक है। 1935 का जो अधिनियम होता है उस 1937 में जो उपचुनाव हुए थे, कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? 1937 तक जो मतलब जो प्रांतीय चुनाव गठित किया गया था उसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? तो केवल 28 महीनों का कार्यकाल रहा था। उसके बाद इनको है ना रिजाइन देने के लिए बोल दिया था 22 अक्टूबर 1939 को। तो किस लिए? तो युद्ध में जब है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, इंडिया को घसीटा जा रहा था, इसलिए ना कांग्रेस के सारे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। तो जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था तो मोहम्मद अली जिन्ना इससे खुश हो जाता है और वो क्या करता है, भारत में 1939 में उसने मुक्ति दिवस मनाया था जिसे डे ऑफ डिलीवरेंस भी कहा जाता है। तो मुक्ति दिवस क्यों मनाया था डे ऑफ डिलीवरेंस 1939 में मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। तो अपनी किस कार्यकारिणी समिति में कांग्रेस ने, किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की योजना अपनाई थी? तो कार्यकारिणी समिति 1937 में उन्होंने काश्तकारी बिल पास किया था और जहाँ पे जमींदारों के जो राइट्स है उनको कम किया और जो हमारे जो किसान भाई लोग थे उनके राइट्स को बढ़ाया। तो काश्तकारी अधिनियम 1937 में इन्होंने पास किया था, सिंचाई की सुविधा ये सब।
तो ये कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कांग्रेस द्वारा, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, फजल फजल हक रिपोर्ट। अब आते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। तो फरवरी सॉरी 1938 में कांग्रेस का एक सेशन आयोजित किया जाता है, कहाँ पे, हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात के हरिपुरा में 1938 में एक सेशन आयोजित किया जाता है गुजरात के हरिपुरा में 1938 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अब उसके बाद 1939 में एक और सेशन आयोजित किया जाता है, ये त्रिपुरी में किया जाता है। त्रिपुरी कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी कहाँ पे, तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे 2 सेशन आयोजित किए जाते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं। बट कुछ डिस्प्यूट होता है महात्मा गांधी के साथ, तो वो रिज़ाइन दे देते हैं दोनों बार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों बार किसको हरा के वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो पट्टभी सीतारामैया को हरा के वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, दोनों बार पद के लिए निर्वाचित हुए। त्रिपुरी सेशन 1939 में होता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। तो दोनों बार वो पट्टभी सीतारामैया को हरा के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देन सुभाष चंद्र बोस दोनों बार पट्टभी सीतारामैया को हरा कर अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब अपना त्यागपत्र दे दिया था, तब कौन मतलब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस एक दक्षिणपंथी के समस्त आ जाते हैं और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये आगे हम देखेंगे। अब आता है देसी रियासतें। तो देसी रियासतें जो 1927 में बटलर कमेटी आती है, जिसको भारतीय रियासत कमेटी भी कहा जाता है। 1927 में जो बटलर कमेटी आती है, जो ब्रिटिश साम्राज्य मतलब जो ब्रिटिश राज्य और ब्रिटिश राज्य मतलब जितने हमारे जो राज्य थे, देसी रजवाड़े थे, और ब्रिटिश साम्राज्यों के बीच में एक इक्वल बैलेंस स्थापित करने के लिए आती है, इसलिए देसी रियासत कमेटी भी कहा जाता है। 1927 में आती है, साइमन कमीशन के साथ इंडिया आती है। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया जाता है, तो दिसंबर 1927 में किया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं, नहीं, पहले ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया जाता है, 1927 में इसका गठन किया जाता है। ठीक है। जिसमें 700 से अधिक कार्यकर्ता पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1927 में बनाई जाती है। और 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो ब्रिटिश साम्राज्य और रजवाड़ों के बीच के लिए एक वो था, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। तो भारतीय संघ में रजवाड़ों का जो विलय किया गया था, वो किस सन में किया गया था, भारतीय संघ में जो रजवाड़ों का विलय किया गया था, वो 1947 में किया गया था। 1947 में किया गया था रजवाड़ों का विलय। इसको राज्य का विलय करें, मतलब राज्यों को मतलब देसी रजवाड़ों को भारत में मिलाने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इनके नेतृत्व में ही जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, जूनागढ़ का राजा भाग जाता है, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से, जम्मू कश्मीर को संधि से क्या कर लेते हैं, ये लोग मिला लेते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अंग बनता है। तो भारत के विभाजन के दौरान पंजाब और संयुक्त प्रांत जो था, वो स्वतंत्र होने की सोच रहे थे। ये लोग है ना एक अपना राज्य बनाने की सोच रहे थे, जिसे पेप्सू कहा गया है। जिसे पेप्सू कहा गया, ये राज्य बनाने की सोच रहे थे। पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्यों के संग मिलकर क्या बना रहे थे, एक अलग राज्य बनाने की सोच रहे थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात का मालूम चल रहा था, और उन्होंने इनकी योजना पे पानी फेर देते हुए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा देसी रियासत यथावत बिल जो स्टैंड बिल था, उस समझौते का पक्षधार था, तो हैदराबाद। यथावत समझौते का पक्षधार कौन था, हैदराबाद, जहाँ पे उन्होंने साइन किया था। हैदराबाद का प्रधानमंत्री था मीर लाइक अली, जिसने माउंट बेटन के साथ सिग्नेचर किया था। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, अरे सॉरी मूविंग, ये हो गया। एंड देन ये आते हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू होता है, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो वेस्टर्न चर्चिल ब्रिटेन के क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत को आज़ादी देने की बात कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने सबको इस्तीफा दिलवा दिया, ज़बरदस्ती घसीट रही थी। तो 1945 में चालू होता है, 1939 में मतलब 1939 में चालू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब बात करते हैं पाकिस्तान की मांग। तो चैप्टर 41 में ये कहा गया है कि सबसे पहले मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य वर्ड बनाना। पाकिस्तान वर्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान वर्ड का यूज़ किया था। लेकिन मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का विचार सबसे पहले इंडिया में किसने दिया, तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसने क्या किया था, 1930 के मुस्लिम लीग के 1930 के इलाहाबाद सेशन में पाकिस्तान बनाने के बारे में एक मतलब अपनी
विचार दिए थे, लेकिन वर्ड जो सबसे पहले यूज किया था रहमत अली ने यूज किया था। तो किसके नेतृत्व में सबसे पहले भारत में एक पृथक राज्य बनाने की मांग रखी गई थी? तो मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में भारत के मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य बनाने की मांग रखी गई थी, तो मुसलमानों के टाइम पे रखी गई थी। ठीक है। पाकिस्तान के अलग राज्य का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो क्या होता है, कांग्रेस का 1940 का सेशन होता है, जहाँ पे है ना मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे होते हैं। तो मुस्लिम 1940 का लाहौर सेशन होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लाहौर में हुआ था, लाहौर में ये होता है 1940 का मुस्लिम लीग का सेशन। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में अलग पाकिस्तान बनाने की मांग रखी गई। तो ठीक है, तो इसमें ना प्रस्ताव कुछ पेश किए गए थे, देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का ब्रांड एम्बेसडर या दूत किसको कहा गया था? सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का ब्रांड एम्बेसडर कहा था। किसने? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मोहम्मद इकबाल जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रभक्त कहते हैं और जिन्ना को पॉलिटिशियन कहते हैं। तो वो पॉलिटिशियन ही था ये जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रभक्त थे। अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो लिखते हैं, मोहम्मद इकबाल ने इनको ये बोला था। ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 के लाहौर सेशन में लाया गया था। 1940 के मुस्लिम लीग के सेशन में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो खलीकुल्लमा जो था, खलीकुज़्ज़मा ने क्या किया था? पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है। लेकिन प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान ने तैयार की थी। किस तारीख को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई 1943। 1939 को पाकिस्तान ने मुक्ति दिवस मनाया था, और 14 जुलाई 1943 को इन लोगों ने क्या मनाया? पाकिस्तान दिवस मनाया था। तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जिन्ना थे। 1943 14 जुलाई 1943 को इन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन की बात करते हैं, तो ये 1940 में चलता है, जब अगस्त प्रस्ताव जब फेल हो जाता है लॉर्ड वेवेल के साथ, तो ये चलता है। इसको सिविल डिसओबीडियंस भी कहा जा सकता है। तो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 में चालू हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जो पहला सत्याग्रही कौन था? तो वो था विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सबसे पहले जो थे वो विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। सत्याग्रह आंदोलन किसने चालू किया? तो विनोबा भावे ने सत्याग्रह आंदोलन को चालू किया था। सर्वोदय शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो विनोबा भावे ने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय शब्द किसने यूज़ किया? तो महात्मा गांधी ने। सर्वोदय समाज किसने बनाया? तो विनोबा भावे ने बनाया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। गांधी जी के मतलब सर्वोदय समाज किस लिए बनाया था? तो गांधी जी के मतलब विचारों को, आदर्शों को सर्वोदय समाज द्वारा समाज के सामने पेश किया जाए। अब क्या होता है कि ये भी प्रस्ताव फेल हो जाता है, तो क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय लोग क्या करते हैं, अमेरिका जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन पर दबाव बनाते हैं कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा। जिसके फलस्वरूप स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक भारतीय नेताओं के बात करने के लिए एक कमेटी इंडिया में आती है, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आता है। तो क्रिप्स मिशन ने कहा था ठीक है, भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, और है ना, आपको संविधान बनाने की अधिकार दिया जाएगा, आपको संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, और आपको एक डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। तो गांधी जी कहते नहीं, अब हमें तो डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें तो अब क्या चाहिए भाई, अपने एक प्रॉपर, आप हमें फ्री करिए और हम सब चीज़ देख लेंगे। तो इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मतलब किसको लगता था क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तरदिनांतिक चेक है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा इसको किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। क्रिप्स मिशन को किस प्रधानमंत्री ने भारत में भेजा था? और विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने क्रिप्स मिशन के साथ बात की थी। तो क्रिप्स मिशन के साथ मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी। क्रिप्स मिशन के साथ जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने बात की थी। ठीक है। किसने गांधी जी के आंदोलनों किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो लॉर्ड लिलिथगो होता है।
लॉर्ड लिनलिथगो, इसी के समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया था कि भारत मतलब गांधी जी के आंदोलनों को, गांधी जी के जितने आंदोलन थे उनको राजनीतिक फिरौती कहा था, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। अब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो जाता है। तो वर्धा में 1942 में कांग्रेस की बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, जिनकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव मतलब पेश किया जाता है, जिसको 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया जाता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर दिया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 8 अगस्त 1942 को तो प्रस्ताव मतलब एक्सेप्ट किया जाता है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो जाता है। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू होता है। आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जैसे मिहिर अली ने लिखा है करो या मरो का नारा दिया था। तो किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का सेनापति कौन था, जैसे कमांडर इन चीफ कहते हैं तो लॉर्ड वेवेल था। लॉर्ड लिनलिथगो तो वायसरॉय था, तो लॉर्ड वेवेल था, जो आगे चल के गवर्नर बनता है, वायसरॉय बनता है 1943 से 47 तक। लॉर्ड वेवेल क्या बनता है, वायसरॉय बनता है भारत का। तो बॉम्बे में है ना, बॉम्बे में प्रस्ताव को ग्वालियर टैंक में है ना, कांग्रेस का जो प्रस्ताव ये होता है ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन और प्रस्ताव उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, वर्धा प्रस्ताव जिसको कहा जाता है, वर्धा प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, जो सबसे पहले देखा था हमने। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से चालू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से चालू हुआ था। तो ये कथन किसने कहा था कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में ये बोला था, महात्मा गांधी जी ने बोला था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, लेकिन करो या मरो का नारा किसने लिखा था, तो मिहिर अली ने लिखा था। और भारत छोड़ो का नारा भी किसने लिखा था, तो मिहिर अली ने लिखा था, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया के बाद चालू किया गया था, तो वो क्रिप्स मिशन के विरोध में चालू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। कौन सी पार्टियों ने, बड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में का समर्थन नहीं किया था, तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। एंड जो हम देखते हैं फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका समर्थन किया था। कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था, तो अबुल कलाम आज़ाद 1940 के सेशन में बनते 1946 तक अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन को किसने किसने मतलब के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय राम मनोहर लोहिया क्या करते थे कि भूमिगत होके मतलब, और राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता क्या करते थे कि छुप के कांग्रेस कांग्रेस के जो रेडियो था उसको प्रसारण करते थे, जिसको ना मद्रास तक सुना जा सकता था, विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ था, लुई फिशर, और लुई फिशर ने ही महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो ये अमेरिकी पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था, जिसने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है महात्मा गांधी की। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे अधिक जो दंगे हुए थे वो बिहार और संयुक्त प्रांत में हुए थे। यूपी मतलब संयुक्त प्रांत जो यूपी कहा जाता था, वहाँ पे क्या होता है सबसे ज़्यादा दंगे होते हैं, बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा दंगे होते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 अगस्त 1942 को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल पटना में उनको डाल दिया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पकड़ लिया जाता है और इनको ना बांकीपुर जेल पटना में क्या कर लिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पकड़ के पूना के आगा खां पैलेस में क्या कर लिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पकड़ के आगा खां पैलेस में डाल दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक के जो कांग्रेस कार्य समिति के दूसरे अलग जो लोग होते हैं, जैसे नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, पट्टभी सीतारामैया और जेबी कृपलानी, इनको है ना अहमदनगर किले में बंद कर दिया जाता है। तो बाकी जो सदस्य होते हैं जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम, पट्टभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी, इनको अहमदनगर के किले में क्या कर लिया था, बंद कर दिया था, कैद कर लिया था। अब कहता है महात्मा गांधी था उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़। तो महात्मा गांधी और 1942 में जो महात्मा गांधी और उनके सहयोगी की धरपकड़ होती है ना, इससे ना बिहार में बहुत दंगे हो जाते हैं।
बिहार में बहुत दंगे हो जाते हैं। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप कर दी जाती है। पटना और मुंगेर का जो कनेक्शन है वो 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से कटा रह जाता है। दंगों के कारण पश्चिमी रेलवे की पटरियां उखाड़ दी जाती हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान इसी आंदोलन में मिली थी। इसी आंदोलन में जेपी नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से फरार हो जाते हैं और भूमिगत गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप मतलब अरुणा आसफ अली भी क्या करती है, बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये है ना भारत छोड़ो आंदोलन में मतलब अंडरग्राउंड होकर बहुत काम करती है। अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक में मैदान में भारत का झंडा फहराया था और राम मनोहर लोहिया के साथ अंडरग्राउंड होके आंदोलन को चला रही थी। इसके बाद यहाँ पे समानांतर सरकारें भी बनाई जाती हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक प्रमुख विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारें बनाई गई। तो ये बनाई गई थी यूपी के बलिया, पश्चिम बंगाल के तामलुक जिला, मिदनापुर के तामलुक जगह और सतारा में बनाई गई थी। तो बलिया, तामलुक और सतारा में बनाई गई थी। तो बलिया में 1942 में चिंटू पांडे ने बनाया था। तामलुक जो पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला है उसमें तामलुक में बनाई गई थी सरकार। इसको जातीय सरकार कहा गया था। इसको जातीय सरकार कहा गया था जो तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए बनाई गई थी। इसको जातीय सरकार कहा जाता है। तामलुक में जो बनाई थी जातीय समानांतर सरकार, इसको जातीय सरकार कहा जाता है। महाराष्ट्र के सतारा में भी एक सरकार बनाई थी जो सबसे लंबी समानांतर सरकार थी। तो तीनों बलिया में जो बनी, मिदनापुर में जो बनी और अम, सतारा में जो बनी, तो इसमें सबसे लंबी जो सरकार चली वो सतारा वाली सरकार चली थी। ऑपरेशन रूबिकॉन क्या था, तो गांधी जी को पकड़कर जेल में डालने वाला एक प्रोग्राम था। अब आ जाते हैं हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कटक में, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म होता है। 1920 में ये इंडियन सिविल सर्विसेज पास करते हैं। 1938 और 1939 के हरिपुरी और त्रिपुरा सेशन के 1938 हरिपुरी 1939 सेशन के अध्यक्ष थे। 1939 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा देकर इन्होंने क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। 1941 में ही क्या चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं। महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा है। महात्मा गांधी ने इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक की उपाधि दी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक की उपाधि दी है। तो वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ के पश्चात इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। तो आईएनए किसका मानसिक पुत्र था, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फूजीवारा। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फूजीवाड़ा का कौन था मानसिक पुत्र था, आईएनए जो था इनका मानसिक पुत्र था। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी, तो आईएनए जो थी वो मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। तो देखो सबसे पहली बात है कि अगर किसका मानसिक पुत्र पूछा जाए तो क्वेश्चन अगर ऑप्शन में हो कि किसने बनाया, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फूजीवाड़ा ऑप्शन में हो तो ये होगा, नहीं तो मोहन सिंह जिसके दिमाग की उपज थी वो होगा। ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था, इंडियन नेशनल आर्मी का ख्याल किसके दिमाग में आया था, तो ऑप्शन में ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवाड़ा का नाम नहीं हो तो मान सिंह होगा। ठीक है। आईएनए जो है, आईएनए की स्थापना 1942 में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, तो कैप्टन मोहन सिंह था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह था। आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा कब की, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई, तो 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है। तो 4 जुलाई, अच्छा गठन किया गया, इनका निर्माण 21 अक्टूबर 1943 को बनाया गया। 4 जुलाई 1943 को राष्ट्र बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस को दे दी थी, राष्ट्र बिहारी बोस ने। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था 1943 में, अक्टूबर 1943 में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। तो जो ये ब्रिटिश मलय का पार्ट था ना, वहीं पे आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज बनाया जाता। सिंगापुर था जो ब्रिटिश मलय का पार्ट था। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था, तो रंगून था, म्यांमार का रंगून था। 1944 में प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया जाता है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ बिहार से कौन से व्यक्ति जुड़े थे, तो शीलभद्र याजी जो थे वो बिहार से फ्रीडम फाइटर थे जो सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े थे।
सीलभद्र याची बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक एक संगठन बनाई थी, सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी 1941 में जब जर्मनी गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, 10,000 युद्ध बंदी थे उनको मिलाकर एक द फ्री इंडियन लीजन आर्मी बनाई थी 10,000 कैदियों को छुड़ा के। ठीक है। किसने रानी लक्ष्मीबाई ने रेजिमेंट थी तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। जय हिंद किसका नारा था, तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था जय हिंद। आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार करने का तरीका क्या था, तो जय हिंद था। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है, 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। अब क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज को किस सैनिक को 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है, तो राशिद अली को 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो 1945 में ब्रिटिश सरकार क्या करती है, आज़ाद हिंद फौज के सारे सैनिकों को पकड़कर लाल किले में मुकदमा चलाती है। ठीक है। तो लाल किले में मुकदमा चलाते हो किस किस पे, गुरु प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह शाहनवाज को फांसी की सज़ा दी जाती है। राशिद अली को 7 साल की सज़ा दी जाती है। मोहन सिंह पर मुकदमा नहीं चलाया गया और उन्हें इसका सामना भी नहीं किया। तो निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो भूला भाई जो देसाई जो थे, उन्होंने जितने भी वकील लड़ रहे थे ना उनकी अध्यक्षता करते हैं। बहुत सारे वकील होते हैं। तो पैरवी कर रहे वकीलों में थे कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई। तो ये लोग, इनको लीड कौन कर रहा था, तो इनको लीड कर रहा था भूला भाई देसाई। ये सारे लोग कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे कोर्ट में। ठीक है, जिसको भूला भाई देसाई लीड कर रहे होते हैं। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था, तो सी आर दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आता है। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आता है। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। 1946 को ये दिल्ली आता है। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत मंत्री पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो जब कैबिनेट मिशन इंडिया आता है तो उसके जो मेंबर होते हैं पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स। और जो पैट्रिक लॉरेंस होते हैं वो इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मिशन इंडिया आता है तो ये क्या करता है कि भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था की अपील करता है। कैबिनेट मिशन त्रिस्तरीय व्यवस्था की अपील करता है। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को ठुकरा दिया था। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान को बनाने की मांग को ठुकरा दिया था। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के कैबिनेट मिशन ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया था। कैबिनेट मिशन जब इंडिया आती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव मेंबर है जहाँ से वो डायरेक्टरी वाला काम करता था, तो हम वहाँ पे है ना सबको उस जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सब में सारे पद को भारतीय द्वारा भरा जाएगा। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं भाई, हमें तो आज़ादी चाहिए। कैबिनेट मिशन ने भारत में संघीय सरकार बनाने की सिफारिश की थी। संघीय सरकार बनाने की सिफारिश की थी। कांग्रेस के किस नेता ने कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन कांग्रेस के किस नेता ने कैबिनेट मिशन का समर्थन या तो न कांग्रेस के किस नेता ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था या योजना के पक्ष में थे? तो महात्मा गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था और वो योजना के पक्ष में थे। वो कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवेल और कैबिनेट मिशन तीनों से बात की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद जो था, उन्होंने तीनों से बात की थी, अबुल कलाम आज़ाद। अब बात है संविधान सभा। तो संविधान सभा जो बनाने की मांग थी ना, संविधान सभा बनाने की मांग जो थी, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा बनाने के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाने की मांग जो सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी ने किया था। स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा बनाने की मांग की थी। ठीक है, अगर ऑप्शन में स्वराज पार्टी है तो स्वराज पार्टी आती है तो वही ऑप्शन में होगा, नहीं तो कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर सेशन में संविधान सभा बनाने की मांग की थी। तो कांग्रेस 1936 के फैजपुर सेशन में संविधान सभा बनाने की मांग की थी, जबकि स्वराज पार्टी ने सबसे पहले 1934 में मांग की थी। ठीक है, अगर ऑप्शन में स्वराज पार्टी है तो वो होगा, नहीं तो 19 फैजपुर वाला सेशन कांग्रेस का होगा। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि, अरे यार इतना क्वेश्चन टिपिकल है। तो संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था कि एक मतलब कौन सा एमपी कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो 10 लाख लोगों पे एक एमपी होगा। 10 लाख लोगों पे एक एमपी की बात कही गई थी।
संविधान सभा का जो पहला सेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। किसने ब्रिटिश युग केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की, अच्छा हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो ब्रिटिश टाइम में चलती थी और स्वतंत्र भारत की जो मतलब जो भारत आज़ाद हुआ तब जो असेंबली बनाई गई, उसके स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो थे वो दोनों जगह उन्होंने स्पीकर की भूमिका निभाई है, जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी, और जब वो ब्रिटिश टाइम में जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव चली थी तब भी जीवी मावलंकर स्पीकर थे। आज़ाद होने का प्रथम भारत के स्पीकर बनते हैं। तो ये हो गया 47वां चैप्टर खत्म। 48वां इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, अंतरिम सरकार बनाई गई थी। तो 1946 में अंतरिम कैबिनेट बनाई जाती है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवल क्या करते हैं? जवाहरलाल नेहरू को बुलाते हैं और कहते हैं ठीक है आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए। 24 अगस्त 1946 को भारत की पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? सितंबर 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? सितंबर 1946 में किया गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? जो अंतिम सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा डिपार्टमेंट थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य और कृषि मंत्रालय था। ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास थी? तो बलदेव सिंह के पास थी। डिफेंस मिनिस्ट्री बलदेव सिंह के पास थी। फॉरेन मिनिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखी थी। ठीक है। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का किसको दिया गया था? तो आसफ अली को दिया गया था। रेल मंत्रालय आसफ अली को दिया गया था। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में आई थी तो उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था? तो उनको दिया गया था वित्त विभाग दिया गया था, और इस वित्त विभाग को संभाला किसने था? तो लियाकत अली ने संभाला था। लियाकत अली खान ने 1946 में, मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में थी तो लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था। भीमराव अंबेडकर अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसके मंत्री नहीं थे। तो भीमराव अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके मंत्री नहीं थे। 1946 के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी 1946 के बाद। कौन सी तीसरी कौन सा डेट मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के हेतु सुनिश्चित किया था? कौन सी डेट सीधी कार्यवाही के लिए मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग ने कौन सी डेट को सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो वो था 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में बनाया था। तो उस मतलब वॉइसरॉय ने ना अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करके अलग पाकिस्तान बनने के बाद, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था? वॉइसरॉय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करके अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की थी और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस बताया था। इसके बाद है ना इन लोगों ने दंगे कराए, मुस्लिम लीग ने ना दंगे कराए। तो नुआखाली जो था वो दंगों का केंद्र था। पश्चिम बंगाल का जो नुआखाली था वो दंगों का केंद्र था। तो ये मुस्लिम लीग की मानसिकता थी। अब आते हैं 49वां चैप्टर। तो भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तो ब्रिटेन में किस पार्टी के पास सत्ता थी? तो लेबर पार्टी के पास सत्ता थी। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 को भारत छोड़ने की घोषणा की और फरवरी 1947 में उन्होंने घोषणा की कि जून 1948 को सरकार मतलब भारत छोड़ देंगे। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार बनी? तो माउंट बेटन योजना 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पास किया गया। रेड क्लिफ कमेटी किस लिए आई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बंटवारा करने के लिए रेड क्लिफ कमेटी आई थी। ठीक है। भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? जब उन्होंने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार किया था। ठीक है। भारत विभाजन को हटाने का प्रस्ताव कभी अस्वीकार हो गया था? जब उन्होंने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार किया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तो इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। अब है ना भारत विभाजन का बिल गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था। इस बिल का समर्थन मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद अंतरिम अध्यक्ष बने थे। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अंतिम अध्यक्ष बनते हैं।
निम्नलिखित में कितने 1947 में कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने के बाद राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचली ने क्या किया था, इसके विरोध में किया था, भारत विभाजन के विरोध में किया था उन्होंने। तो भारत विभाजन के विपक्ष में जो थे, मतलब विरोध में खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, ये भारत का विभाजन नहीं चाह रहे थे। ठीक है, 14-15 अगस्त को संविधान सभा ने क्या किया, अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो संविधान सभा ने की थी। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने भारतीय संसद में जन गण मन और हिंदुस्तान हमारा गीत गाया था। भारत के प्रधानमंत्री, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, जिसने जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति की थी एज अ प्रधानमंत्री। फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, और इन्होंने पीएम जवाहरलाल नेहरू की अपॉइंटमेंट की थी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद इस पोस्ट को समाप्त कर दिया जाता है। तो पहले भी वही थे और आखिरी भी सी राजगोपालाचारी होते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसने कहा था? तो आर कॉपलैंड ने कहा था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, किसने कहा था? तो कॉपलैंड ने कहा था। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अच्छी महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो के एम पनिकर ने कहा था। टोन मारा था एक तरह से। ब्रिटिश शासन की सबसे अच्छी महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी सम्राट थे? तो जॉर्ज 5। तो भाई अभी यहाँ से हमारा क्या होता है, चैप्टर ख़त्म और ये मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म।